नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली आ रही है। भारत में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि भारत पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद ही रोके। हालांकि ऐसा लगा जैसे अमेरिका के दबाव में दोनों देशों ने सीज फायर किया। पूरी तरह से बर्बाद होने के डर से पाकिस्तान बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहा था, तो वहीं अमेरिका को खुद यह डर सता रहा था कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हो गया तो वहां पर चीन के वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, और ऐसे में अमेरिका को इस बात का भी खतरा था। पहले से ही बेल्ट एंड रोड और चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से चीन पाकिस्तान में घुस चुका है। अमेरिका को डर सताने लगा कि कहीं भारत अपनी सुरक्षा के चक्कर में पड़कर क्वाड और दूसरी जगह अपने हिसाब से रणनीति नहीं बनाने लगे। इसलिए अमेरिका ने इसमें पूरी तरह से दखलंदाजी की, और ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका के आगे जाकर गिड़गिड़ाना शुरू किया तो अमेरिका को भी अवसर मिला, और अमेरिका ने इस बीच सीज फायर के प्रति दोनों देशों से वार्तालाप किया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। खबर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 बिलियन दिलाने के नाम पर मनाया है। हालांकि पाकिस्तान का हर महीने का खर्च करीब $2 बिलियन है। ऐसे में ये केवल 10 से 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान की जो स्थिति है, अमेरिका की ये तरकीब काम कर गई। दरअसल अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान के बर्बाद होने के बाद अगर कहीं चीन उसकी मदद के नाम पर अपने सैन्य बेस बना ले तो उसे बंगाल की खाड़ी और आगे की खाड़ी के देशों में भी परेशानी पेश आएगी। ऐसे में भारत खुद घिर जाएगा और अमेरिका का क्वाड जैसे संगठनों में देने की जगह अपने सुझाव की सोचने लगेगा। साउथ चाइना सी वगैरह में भी भारत की दिलचस्पी कम हो जाएगी। अमेरिका हर हाल में भारत को अपने बाजू में रखना चाहता है, और इस इलाके में अकेला भारत है जो चीन को टक्कर दे सकता है। भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि वो पाकिस्तान के रक्षा इलाकों फुल डैम एयरपोर्ट पर हमला कर उन्हें नष्ट करने लगा था। ऐसे में पाकिस्तान के बर्बाद होने की आशंका अमेरिका को हो गई। फिर पाकिस्तान के परमाणु क्षमता का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा था। भारत ने साफ कर दिया था कि वो हर हाल में पाकिस्तान को निस्तेनाबूद कर देगा। लेकिन भारत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कांग्रेस नाराज है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये भी समझाया होगा कि जब तक भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक आतंकियों को शरण न दे या आतंकी वारदात न करे, नहीं तो भारत माकूल जवाब देगा। भारत ने ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी वारदात युद्ध में बिगुल की तरह माना जाएगा। सीज फायर से पहले भारत ने ये भी साफ कर दिया कि न तो इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन बंद होगा और न ही पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार भी बंद रहेगा। इससे पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगेगा। भारतीय एयर स्पेस बंद होने से पूर्व की तरफ की उड़ानों में पाकिस्तान को चीन होकर काफी लंबा रास्ता लेना होगा, जिससे उस पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत भी दांव पर है। अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसकी भी भद्द पिटेगी। हालांकि अब पाकिस्तान के किसी भी गलत कदम पर भारत खतरनाक तरीके से उस पर हमला कर सकता है। जी हाँ, तो अमेरिका को भी कई सारे खतरे सता रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका ने इसमें बड़ा दखल दिया और पाकिस्तान को एक और जहां मदद की तो वहीं पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर मध्यस्थता का रास्ता भी अख्तियार किया। भारत से भी बात की, पाकिस्तान को भी इस बीच कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने की कोशिश की अमेरिका ने, और सीज फायर किया। लेकिन पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये अब से नहीं है, दशकों से ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के साथ जब जब भारत की ओर से समझौता हुआ है तब तब पाकिस्तान ने अपना फन फैलाने की कोशिश की है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई रास्ता बचता नहीं, कोई विकल्प बचता नहीं है, और पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे वक्त में जब लंबे अरसे से भारत पाकिस्तान को
हर बार मौके देता रहा सुधरने के, लेकिन वो सुधरा नहीं। इस बार ये मौका था कि पाकिस्तान को कई हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ये हर एक भारतवासी की चाहना थी और उसके लिए भारत की सेना के साथ साथ भारत भी पूरी तरह से तैयार था, हर एक देशवासी भी तैयार था। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। अमित तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अमित जी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी का बहुत स्वागत है। साथ ही एडीजी बीएसएफ एसके सूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रक्षा विशेषज्ञ सूद सर का बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, आपसे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। सूद सर, आपसे थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करूंगा। बीएसएफ से लेकर और बाकी तीनों सेनाओं की अगर बात की जाए, या ये कहा जाए कि थल सेना, वायुसेना और इंडियन नेवी सभी ने पूरी तैयारी कर रखी थी पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटने की, लेकिन इस सीज फायर के पीछे आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं? मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी जी, पर मेरे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं जिनसे मैं उस रिपोर्ट को सपोर्ट करूं या अपोज करूं। जी, मेरे विचार में सीधी सी बात है कि ये जो कन्फ्लिक्ट था, ये धीरे धीरे एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट की तरफ अग्रसर हो रहा था। पाकिस्तान को तो नुकसान होना ही होना था, हमें भी नुकसान होना था। और आपने देखा कोलेट्रल लॉसेस में हमारे पुंछ में और कई जगहों पर कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रक्शन हुआ। तो समझौता, सीज फायर होना आवश्यक था मेरे विचार में, और अगर ये हुआ है तो ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के टुकड़े करने का मौका या नेस्तनाबूद करने का मौका, अब आप देख लें यूक्रेन और यूएसएसआर के बीच का इक्वेशन कितना बहुत फर्क है। उनके 3 साल हो गए हैं लड़ाई होते होते, तकरीबन 3 साल या ज्यादा ही हो गए हैं जी। तो मैं इन अतिशयोक्तियों में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम ये सब बातें बोलकर एक पब्लिक में एक फ्रेंजी पैदा हो जाती है और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। और तो ये बहुत आवश्यक नहीं है इस तरह की बातें करना। और जो फैसला लिया गया है वो देश हित में है, ये मेरा मानना है, और देश हित के अलावा ये शांति के हित में है। तो ये मेरा ओपिनियन है इस बारे में। ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, ट्रंप की मध्यस्थता रास नहीं आ रही, और आप लोगों ने सर्वदलीय बैठक की भी बात कही है और स्पेशल सेशन बुलाने की भी बात कही है, और जो बात अभी सूद सर ने कही कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, पाकिस्तान को तो तबाह कर ही देते, लेकिन भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। चंद्रमोहन शर्मा जी। देखिए, बिल्कुल ठीक है, युद्ध कोई हल नहीं है, और युद्ध कोई भी देश के लिए ठीक नहीं है। मानवता के हित में युद्ध नहीं होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध थोपा जाए तो उस युद्ध से भागना दिखाता है, और अगर युद्ध के लिए हम ललकार मिले और उस ललकार को आप छोड़ के पीछे हट जाएं और उसके अंदर की मध्यस्थता जो आज तक हिंदुस्तान ने कभी स्वीकार नहीं करी और तीसरी मध्यस्थता को कभी जाना नहीं, समझा नहीं, उसके अंदर तीसरे फ्रंट की मध्यस्थता आ जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी कार्ता और एक सरकार के ऊपर प्रेशर करता है, सेना के उस शौर्य को कम करता है जिस शौर्य के साथ सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, और एक बहुत बड़ा डेंट मारा, जिसकी बौखलाहट पाकिस्तान को हुई, जिसका दर्द उसको हुआ। शायद उसने अपने आकाओं को जाकर उसके लिए विनम्रता दिखाई। लेकिन अगर किसी थर्ड फ्रंट का आना, और हिंदुस्तान के अंदर आज तक के दौर के अंदर पहली बार हुआ होगा कि कोई थर्ड फ्रंट की मध्यस्थता के अंदर अचानक कोई पापा को समझा दे और युद्ध रुक जाए और मध्यस्थता हो जाए, ये आज तक हिंदुस्तान की किसी सरकारों ने और हिंदुस्तान की कभी भी किसी सेना ने नहीं करा। जी। मानवता की प्रश्न पे जाओगे तो मैं अपने पूर्व सैनिक की बात के ऊपर बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन अगर एक राजनीतिक दावपेच पे खड़े होंगे तो फिर कारण क्या है, आज हासिल क्या हो रहा है हिंदुस्तान को? वो 4 आतंकवादी जिन्होंने 24 व्यक्तियों को मार दिया, वो कहाँ है, किसके कहे से भेजे, क्यों आए, कब आए, आज तक पता नहीं चला। उन 24 व्यक्तियों की जान जाने के बाद जिस फ्रंट के ऊपर खड़ा हुई वार, और जिस फ्रंट के बाद जिस सीट पे पर हुआ, वो किसके कहने से हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है,
इसका पता नहीं चला। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न उन जनमानस के हैं जो 140 करोड़ जनमानस को आपने कहा था ये कल का हिंदुस्तान नहीं है, ये आज का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो कल भी वही था, आज भी हिंदुस्तान है। सेना कल अगर कमजोर थी और कल का हिंदुस्तान 1971 के अंदर निक्सन को आवाज दे के आता था और देश की प्रधानमंत्री ललकार के बोलती थी कि वो गोरों की गोरी चमड़ी के लोग सोचेंगे कि अब उनकी बात मानी जाएगी तो नहीं मानी जाएगी, तो वो हिंदुस्तान था जब भूखा नंगा था, जब उसके पास कम संसाधन थे जो आप बोलते हो। हम नहीं बोलते हैं बात। ठीक तो आज का हिंदुस्तान ठीक है तो चंद्रमोहन आज का भाई, हिंदुस्तान है जिसको भारतीय जनता पार्टी 4 बोलती है। आतंकियों का जिक्र किया ये आपने, प्रश्न- लेकिन वहां जो ये जो मारे गए 100 से ज्यादा, जिसको लेकर पाकिस्तान, इन प्रश्नों का समावेश जी, सर्वदलीय बैठक वो है। भी सरकार समझना को- होगा क्योंकि विपक्षों सरकार ने के, अगर राजनीति उन्होंने जो शुरू करी जरूरत है, की थी सरकार उसके को बदले सर्वदलीय में बैठक बुलानी बड़े बड़े चाहिए। आकाओं के देश फूफाओं प्रधानमंत्री को जमींदोज अपनी किया बातों का भारत जवाब ने। देना चाहिए ताकि ठीक है सर। को कॉन्फिडेंस संजीव श्रीवास्तव सर, आपके पास आ रहा हूं। जो बात आपने सुनी होगी चंद्रमोहन शर्मा जी की भी, और इस मध्यस्थता के लिए विपक्ष को रास नहीं आ रहा ट्रंप वाला मसला, ये ट्रंप कार्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मध्यस्थता नहीं है, ये मीडिएशन नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के जो विषय के संदर्भ में शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच के आउटस्टैंडिंग इश्यूज होंगे वो द्विपक्षीय तरीके से, बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कभी भी स्वीकार नहीं होगी जी। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा और कुछ अन्य अमेरिका के द्वारा और कुछ अन्य राष्ट्रों के द्वारा, जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल था, ईरान भी शामिल था, कतर, यूएई, यूके, सभी ने मिल करके इस बात का प्रयास किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही थी, एक एस्केलेशन जो बढ़ता जा रहा था, उस एस्केलेशन को कैसे कम किया जाए और एक कैसे शांति की तरफ दोनों राष्ट्र आगे बढ़े। भारत की तरफ से ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई थी कि भारत ने जो 9 आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की और उन ठिकानों को ध्वस्त किया, वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। और भारत की सेनाओं ने अपना अदम्य पराक्रम दिखाते हुए, भारत के रणनीतिकारों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी रणनीतियों को उन्होंने अंजाम दिया। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा, जो शीर्ष स्तर पर जो अटल राजनीतिक संकल्प शक्ति आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत की है, उसने अपना सबसे बड़ा रोल प्ले किया। और इसकी वजह से हमें इस पूरे ऑपरेशन में सफलता मिली, ऑपरेशन सिंदूर में सफलता मिली। और इस ऑपरेशन का जो लक्ष्य था वो हमने पूरी तरह से हासिल किया है। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें और भी बातें स्पष्ट होंगी। 4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं अभी तक, जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किए गए हैं, उसमें भारत ने बार बार इस बात को स्पष्ट कहा कि भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। हमने किसी पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया था, हमने पाकिस्तान के किसी सिविलियन इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया था। और लेकिन आगे का जो बिहेवियर, आगे के जो सिनारियोज हैं, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद आगे की क्या स्थिति बनेगी, ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करेगा। यदि पाकिस्तान एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा तो भारत उसका बेफिटिंग रिस्पांस करेगा, बेफिटिंग माकूल जवाब देगा, बोतोड़ जवाब देगा। ठीक है। और यदि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करता, एक मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी है। यदि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करता है तो भारत भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर है कि एस्केलेशन का रास्ता अख्तियार किया। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट के माध्यम से, शेलिंग के माध्यम से बड़े हमले करने शुरू किए। और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयर बेसेस को टारगेट किया, अनेक ठिकानों को टारगेट किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमने भारी क्षति पहुंचाई है। और यहाँ पर भी सेनाओं ने अपने कमिटमेंट को दोहराया है कि ये एस्केलेशन जब आप बढ़े हैं तब हम जाकर के एस्केलेशन की तरफ बढ़े। तो जो वर्तमान समय में जो सहमति बनी है वो एक सीज फायर की सहमति बनी है। और उसमें अमेरिका ने, ईरान, सऊदी अरबिया, कतर, यूएई जैसे राष्ट्रों ने अपनी मदद दी है। इसको मीडिएशन नहीं कहा जा सकता, जैसे कि मैंने कहा कि भारत को कभी भी मीडिएशन स्वीकार नहीं है। और भारत और पाकिस्तान की जो भी, ठीक है सर, लेकिन इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण कह लीजिए या जो भी है,
सियासी गलियारे में तो मामला अलग ही चला गया। भाई अमित तिवारी जी, 71 में भूखे नंगे थे, जैसा कि आप कहते हैं, ये चंद्रमोहन जी ने कोट किया। उस समय भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटा था। आज का भारत, नया भारत जो आप कहते हैं, वो ये बात लगातार बोल रहे थे। वो कह रहे हैं नए भारत में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि गोरों की मदद लेनी पड़ी है। सुनील जी, सर्वप्रथम तो देश की सेना को सलाम, नारी शक्ति को सलाम और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाम। देखिए, आज 140 करोड़ की जनता, जो देश की जनता है, वो बोल रही है भारत माता की जय। और जब भारत, आज का भारत जब ये कहता है कि हम आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो भारत की सेना उन्हें घर में घुसकर मारती है, चाहे वो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर ही क्यों ना हो, चाहे मुरीद, रफीकी, चकलाला या रहमयार खान जैसे महत्वपूर्ण सैनिक ठिकाने ही क्यों ना हो, या फिर बहावलपुर जैसे आतंकवादी गढ़ ही क्यों ना हो। तो आज का जो भारत है, पाकिस्तान ये चीज अच्छे से समझ गया है कि आज के भारत के पहुंच से पाकिस्तान का कोई भी कोना अछूता नहीं है। तो जो लोग आज 71 की बात करते हैं और 2025 के जो 7 मई की घटना हुई उसकी जो तुलना करते हैं, मेरे ख्याल से उनका बौद्धिक पतन हो चुका है, क्योंकि उस समय की स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। हमेशा से भारत ने ये कहा है कि ये जो घटना ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो ऑपरेशन चलाया गया, वो एक प्रिसाइज और कैलिब्रेटेड रिस्पांस था आतंकवाद के खिलाफ। और उसके बाद भी जो एमए की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें हमने कहा कि हम इस मैटर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, हमने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने किसी सिविलियन ठिकानों पर हमला नहीं किया, और ना ही किसी सिविलियन की इसमें हताहत होने की खबर आई। तो आज का जो भारत है वो डोजियर नहीं खेलता है सुनील जी। आज का भारत डोज देता है, और स्ट्रॉन्ग डोज देता है कि इनके पाकिस्तानी जाकर फिर अपने आकाओं के पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि हमें इससे बचाइए। और तब जाकर वो, अब पहला फोन किसका आया? पहला फोन पाकिस्तान की तरफ से आया, जो कहता है कि हमें समझौता करना है, चलिए समझौता करने के लिए हम तैयार हैं। तो जाकर भारत ने कहा कि ठीक है, अगर समझौता करने के लिए तैयार हो तो हमने अपनी शर्तों पे किया है। हमने ये कहा कि अगर एक भी आतंकवादी गतिविधि दोबारा हुई तो वो एज एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। ये कहने की हिम्मत आज के भारत में ही है, और ये तभी हो पाता है जब देश का नेतृत्व सशक्त हो। ये तभी हो पाता है जब देश के नेतृत्व 140 करोड़ की जनता के साथ ये कहता हो कि हम अपनी बहनों का बदला लेंगे, जिन्होंने उनके सिंदूर मिटाया है उनका बदला लेंगे। लेकिन अमित भाई, समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा है कदम से कदम मिलाकर, फिर आपने कदम वापस क्यों ले लिए अमेरिका के फोन पर? सुनील जी, देखिए, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि 2004 से लेकर 2014 तक 9 महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर और बहुत ही मेजर आतंकवादी हमले हुए देश में, और सारी घटनाओं में पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ माना गया कि इसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट। सर, वो कहानी मालूम है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, जो बात उठ रही है विपक्ष की ओर से कि हम तो साथ थे, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू जारी रहने देते, क्यों आपने रोक दिया? ये मसला है। अब मैं दोबारा आऊंगा सर आपके पास। एक प्रश्न मेरा सूद सर से है। सूद सर, सीज फायर हो गया है। कल हमने सीज फायर की खबर चलाई, देखी, पता चला, और उसके शाम होते होते फिर उल्लंघन शुरू हो गया। और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हर एक भारतवासी जानता है, दुनिया भी जानती है कि ये सुधरने वाले लोग नहीं है। फिर सीज फायर का अगर उल्लंघन फिर से होता है तो आगे क्या? जी, तो सीज फायर उल्लंघन हुआ है, जो कि जिसके 2-3 कारण हो सकते हैं। मैं एलसी के ऊपर मैंने 7-8 साल बिताए हैं जी। और पहली चीज तो ये हो सकती है कि इसकी सूचना नीचे तक पूरी ना पहुंची हो जब तक ये सीज फायर उन्होंने वायलेट किया। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो पोस्टें आमने सामने होती हैं, वो कई दफा वहां के जो कमांडर, लोकल कमांडर्स होते हैं, वो जब उनके ऊपर नुकसान हुआ होता है तो वो गुस्से में होते हैं, और सीज फायर हो गया पर उनका गुस्सा निकला नहीं और वो इस तरह से करे। तो ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल है और मैंने ऐसा देखा है। तो पहला जवाब तो ये है। दूसरी चीज, मैं कुछ जो अन्य प्रवक्ताओं ने कही है, मैं इस बात से बहुत खिन्न हूं कि इतने एक देश का नेशनल इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम लोग एक इतिहास में जाकर लोगों की आलोचना कर रहे हैं,
उस समय की क्या स्थितियां थी वो हमें और आपको नहीं मालूम, उस समय के क्या प्रेशर थे। बट पॉइंट ये है कि क्या हमने अपना जो है डीजीएमओ के ऊपर कर दिया है ये फैसला लेना कि सीज फायर होगी या नहीं होगी, तो फिर डीजीएमओ को बस बिठा दीजिए पॉलिटिकल सीट पे। ऐसा नहीं हो सकता कि डीजीएमओ के ऊपर डेलीगेट हो गए पावर। ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं। और नंबर एक ये, नंबर दो, जब हमने एक दफा जो शुरू में आई थी सूचना पहलगाम होने के 2-3 दिनों के बाद में, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने खुला हाथ दे दिया है और उनको ये बोला है कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया जाए। तो क्या ये 9 जगह या जितनी भी जगह पे हमले हुए उससे हमारा वो जो मिलिट्री एम है क्या वो पूरा हो गया? और क्या हमने इस पूरे जो घटनाक्रम है इसमें हमने क्या हमारे दुश्मन की जो मनोस्थिति है, जो उसकी लीडरशिप की रिजॉल्व है, क्या इन सब चीजों के ऊपर हमने अंडर एस्टिमेट किया? क्योंकि मुझे दोनों तरफ का प्रोपेगेंडा नहीं पता, हमारा भी नहीं पता, उनका भी नहीं पता, बट एज अ प्रोफेशनल मेरे दिमाग में ये कुछ सवाल आते हैं कि क्या हमारा 9 या 6 या जितने भी वहां पे स्थल थे घटना करने से, और यही चीजें हमने उड़ी के बाद की थी, यही चीज हमने पुलवामा के बाद की थी, यही चीज अब की है। तो क्या हम उनको रोक पाए हैं? क्या हमें अब इनवर्ड नहीं देखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां थी, हमारे क्या इंटेलिजेंस फेलियर्स थे, या सर आपका मत मैं ये समझना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि ये सीज फायर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब आप कह रहे हैं कि मेरे मन में जो आपने सवाल जाहिर किए तो उनसे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहिए था। नहीं, मेरे बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूरे जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसके ऊपर मेरे प्रश्न है कि क्या हम पाकिस्तान की कल्पेबिलिटी में कोई शक नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इस टेररिस्ट एक्टिविटी, पर क्या ये कार्रवाई करने से हम उसकी इस क्षमता को नगण्य कर सके हैं, यूटिलाइज कर सके हैं? तो आपके मन में क्या है, आपका जहन क्या कह रहा है? क्या हमने वो काम कर लिया या नहीं किया? बीच बीच में मैं अंग्रेजी के वर्ड यूज करता रहूं। जी सर। तो क्या हम मेरे मन में तो मैंने बोला ना कि हमें ऐसे कदम उठाने से पहले हमने ना पुलवामा की इंक्वायरी के ऊपर कोई काम किया है, हमने ना उड़ी की इंक्वायरी के, हमें अपनी कमजोरियों को, हमारी सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों, हमारे सूचना तंत्र की कमजोरियों, सर मुझे ये उम्मीद है मुझे ये उम्मीद है कि आप कुछ जो शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, उनके स्पष्ट तरीके से जवाब देंगे आप अपने अनुभव के हिसाब से। अब आप ही सवाल खड़े कर देंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा सर। संजीव श्रीवास्तव जी। हाँ, तो मैं तो सवाल खड़े कर, मैं तो इस पूरे घटनाक्रम पे सवाल खड़े कर। बिल्कुल सर। संजीव श्रीवास्तव जी, जो प्रश्न सूद सर उठा रहे हैं, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं, इसके भी पक्ष में है कि बिल्कुल होना चाहिए था ये सीज फायर, क्योंकि नुकसान दोनों देशों का था। लेकिन जो प्रश्न उनके मन में है उस पर आप किस तरह से देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र के ऊपर जब कभी भी कोई चुनौती आती है तो उस चुनौती का जो मुकाबला है हमें एकताबद्ध होकर के करना चाहिए और अपने क्षमताओं पर ज्यादा संदेह नहीं करना चाहिए और अपनी कैपेबिलिटीज को अधिक से अधिक किस तरह से बढ़ाया जाए उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। आत्म निरीक्षण करना आवश्यक है, करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसका भारत की सेनाओं पर, भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर, भारत के कूटनीतिक नेतृत्व पर, सुरक्षा के नेतृत्व पर, उनके मनोबल पर कोई असर इसका नकारात्मक न पड़े, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। जांच वगैरह अवश्य होनी चाहिए, अपनी जांच करा करके लूप होल्स जहां रह गए, कमियां रह गई, उनको दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बहुत नापाक हरकत की थी और पहले हमें उसका जवाब देना था और वो जवाब दिया गया है, वो एम हासिल किया गया है। दूसरा, सूद साहब ने एक बात और कही है
कि क्या हम पाकिस्तान के अंदर वो डिटरेंस इस्टेब्लिश कर पाए हैं, क्या हम उसके अंदर ये भय स्थापित कर पाए हैं कि वो अगली बार ऐसा नहीं करेगा। तो इसका मेरा जवाब है कि हाँ, हम कर पाए हैं। और ये भी हमने कह दिया है अब तो कि यदि आपने कुछ फर्दर किया तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर। बहुत सारे सवाल संजीव सर ऐसे भी हैं जो जहन में उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब देने समय समय पर सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि हमने क्या अचीव किया और क्या हम उसमें अचीव नहीं कर पाए। ये चीज़ें बताई गई। अब अलग अलग चीज़ें हैं सबकी, ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी जल्दी से। देखिए सुनील जी, क्या है, एक ट्विटर अमेरिका से चलता है जो सीज फायर का डिक्लेरेशन कर देता है, उसके बाद सीज फायर हो जाता है। प्रश्न इस बात का नहीं है। बिल्कुल मैं सूद साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि युद्ध हल नहीं है, बिल्कुल मानवता के पक्ष में युद्ध नहीं है। लेकिन युद्ध जब हम पे थोपा जा रहा है तो वो एक ट्विटर के साथ मध्यस्थता हो गई, और आज वो मध्यस्थता एक ऐसी जगह पर होगी जिसके अंदर कश्मीर मुद्दे की भी बात होगी। लेकिन जो पिछली सरकारों, जो पिछले रूटीन के ऊपर जो कभी तीसरा मध्यस्थता जानी नहीं गई, जिनको तजर्बा नहीं दी गई, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज के हिंदुस्तान में वो खड़ा कर दिया? और वो कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गुजरात के, जो ये बात कहा करते थे कि अमेरिका कौन होता है हमारी पंचायत करने वाला, पाकिस्तान हमको मारकर चला गया और मंत्री अमेरिका जाकर रो रहे हैं, हमारे लिए कोट करते थे, हमें बचाओ बचाओ। कोई तरीका होता है क्या? भाई अमित तिवारी जी जल्दी से जवाब दीजिए। पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान जिस भाषा में समझो तो समझाए। तो अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने कमजोर हो जाए, अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाला कौन था? चंद्रमोहन जी को ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर, पूरे के पूरे कश्मीर मसले को अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाला व्यक्ति कौन था? आज चंद्रमोहन जी को ये जवाब देकर जाना चाहिए, इससे पहले कि वो कुछ भी दो शब्द कहें। दूसरी बात सुनील जी, एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में रू अफ़ज़ा गैंग है, जो रू अफ़ज़ा घर में बैठे बैठे और ये सारी चीजों का गणना करते हैं। आज देखिए, ये लोग वही लोग हैं जो कहते थे कि 7 दिन हो गया मोदी जी ने क्या किया, 10 दिन हो गया मोदी जी ने क्या किया, 14 दिन हो गया मोदी जी ने क्या किया। और जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया जाता है तो ये वही लोग चिल्ला चिल्ला के हैशटैग डीएस्केलेशन चलाते हैं, हैशटैग से नो टू वार चलाते हैं। ठीक है भाई साहब, जिन लोगों के मन में फिर से ये प्रश्न कौंध रहे हैं, बार बार हिलोरे मार रहे हैं, उनको पहले दिन से 7 तारीख जब पहला अटैक भारत ने किया उसके बाद से जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना की ओर से की गई, भैया बारी बारी से हेडफोन लगाकर बाकायदा शांति से सुनिएगा, एक एक शब्द, एक एक अल्फाज कि भारत ने क्या हासिल किया क्या नहीं। इतना ही कहेंगे, बाकी तो दुनिया भर की कहानियां, किस्से हैं, बातें हैं, उन पर आप यकीन करें न करें, लेकिन सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जानकारी दी बाकायदा तथ्यों और सबूतों के साथ, उस पर यकीन जरूर करना होगा और हर एक भारतवासी को करना होगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में जोड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।